जी, पॉलीसाइथीमिया या हाई हीमोग्लोबिन के बारे में एक बड़ा तफसीली व्लॉग हम पहले कर चुके हैं। तो अब थोड़ा सा उसको दोबारा उसको ज़रा समराइज़ करके थोड़ा सा ज़्यादा कुछ ट्रीटमेंट के हवाले से इसमें गाइडलाइन ज़्यादा एलेबोरेट करके तो हम इसको करते हैं। सबसे पहले तो ये है कि पॉलीसाइथीमिया रुब्रा वेरा यानी कि कैंसर लाइक कंडीशन, इसको रूल आउट पहले कर देना है कि किसी रिएक्टिव तो नहीं है, ये किसी कोई ऐसी कॉज जो कोई और दूसरे सिस्टम की तरफ से हो वो आपकी हीमोग्लोबिन को इंक्रीज़ कर रही हो। तो उसमें सीओपीडी जिसको दमा या सांस की तकलीफ़ कहते हैं, सीसीएफ यानी कि कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर यानी कि दिल के पट्टों का कमज़ोर हो जाना, और या रीनल फेलियर में भी रीनल फेलियर आई मीन उसकी वजह से सीसीएफ इंड्यूस होगा। तो उसके बाद ये है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि हाई अल्टीट्यूड्स पे रहते हैं जहाँ पे ऑक्सीजन टेंशन कम होती है, तो उसकी वजह से तो ये नहीं हो रहा क्योंकि किडनी को हाइपोक्सिया का मैसेज जा रहा है और वो एरिथ्रोपोइटिन ज़्यादा स्क्रीट कर रहा है। उसके बाद कुछ हीमोग्लोबिन्स होती हैं जैसे हीमोग्लोबिन एफ है या कुछ ऐसी हीमोग्लोबिन है जिनकी अफिनिटी ऑक्सीजन के साथ ज़्यादा होती है, तो बॉडी को हाइपोक्सिया का मैसेज जाता है, तो उसको भी रूल आउट करना ज़रूरी है। और फैमिलियल एरिथ्रोसाइटोसिस हो सकता है जो कि ऑटोसोमल रिसेसिव एरिथ्रोसाइटोसिस है। उसको भी वैसे तो उसकी जेनेटिक म्यूटेशन टेस्टिंग होगी, लेकिन ज़ाहिर है कि आम सेटअप में या थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में ये चीज़ें अवेलेबल नहीं होती। तो उस सूरत में उसकी हिस्ट्री लेनी चाहिए कि फैमिली में किसी और बंदे को भी है इस तरह का, कहीं रहा हो या इस वक्त जो ज़िंदा लोग हैं उनके अंदर मौजूद हो या किसी बच्चे में हो, तो इस तरह की चीज़ें हैं। बच्चों में हीमोग्लोबिन एट द टाइम ऑफ बर्थ ज़्यादा होती है, यानी कि 18 से 20-22 ग्राम्स पर डेसीलीटर होती है। तो ये सारी चीज़ें हैं उनको रूल आउट करने के लिए। फिर जो सीरम एरिथ्रोपोइटिन सिक्रेटिंग एडिनोमास होते हैं बाज़ात किडनी के अंदर, तो वो उसमें एरिथ्रोपोइटिन बहुत ज़्यादा बनती है, तो उसको भी रूल आउट करना चाहिए। और साथ में पेट के अल्ट्रासाउंड के ज़रिए तिली को देख लेना चाहिए कि वो ज़्यादा इनलार्ज तो नहीं हुई हुई है। अगर इनलार्ज है तो वो फिर पॉलीसाइथीमिया रुब्रा वेरा की तरफ से ये ज़्यादा जाता है। उसके बाद आ जाते हैं इसकी ट्रीटमेंट ऑप्शंस की तरफ। ट्रीटमेंट ऑप्शंस में जो टेस्टिंग है, इसकी टेस्टिंग में एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड, जैक 2 म्यूटेशन, CALR म्यूटेशन, जैक 2 एक्सॉन 12 म्यूटेशन, उसके बाद स्पायरोमीट्री फॉर द असेसमेंट ऑफ पल्मोनरी फंक्शन यानी कि फेफड़ों की सेहत के लिए, और दिल का अल्ट्रासाउंड एकोकार्डियोग्राफी जिससे कि कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर CCF जो है वो रूल आउट कर सकते हैं। हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस यानी कि कोई एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन अगर वहाँ पे है तो वो हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस या HPLC हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी उसको कहते हैं, उसके ज़रिए वो उसको डिटेक्ट किया जा सकता है। फैमिली हिस्ट्री ली जा सकती है, और जो पेट का अल्ट्रासाउंड है उसके अंदर किडनी का भी असेसमेंट हो जाएगी कि उसमें कोई ऐसा एडिनोमा या कोई मैस तो नहीं है जिससे एरिथ्रोपोइटिन रिलीज़ हो रही है। एरिथ्रोपोइटिन लेवल सीरम में करवाएंगे, वो नॉर्मल लो नॉर्मल टू लो हो सकता है इन पॉलीसाइथीमिया रुब्रा वेरा, और अगर कोई एडिनोमा है जिसकी वजह से एरिथ्रोपोइटिन ज़्यादा स्कीट हो रही है तो उसमें लेवल हाई आएगा वो। ये है उसकी जनरल टेस्टिंग। अब आगे ट्रीटमेंट की तरफ आ जाते हैं। तो इसमें जो ट्रीटमेंट का जो मेन स्टे है वो हमने हीमोग्लोबिन और हेमाटोक्रिट को मेंटेन करना है। हेमाटोक्रिट मेल में लेस देन 48 और फीमेल में लेस देन 45। बाज़ जगहों पे मेल में 50 और फीमेल में 48 तक भी एक्सेप्टेबल है, लेकिन 50 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और हीमोग्लोबिन जो है वो लेस देन 16 मेंटेन करनी चाहिए। उसके बाद ये है कि इस मेंटेन करने के लिए अगर आप 2-3 टाइम्स एक साल के अंदर ब्लड डोनेट करने से, ब्लड निकालने से बॉडी से, जिसको वेनिसेक्शन भी कहते हैं, इसको फ्लेबोटमी भी कहते हैं, फ्लेबोटमी करने से या वेनिसेक्शन करने से अप टू 3 टाइम्स अ ईयर
अगर हीमोग्लोबिन जो मैंने लेवल्स बताए हैं इनके अंदर तक रहती है तो मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है फॉर पॉलीसाइथीमिया, यानी कि हाई हीमोग्लोबिन के लिए मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है। हाँ, कुछ और उसकी जो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, जैसे कि मैं पिछले व्लॉग में बताया है कि ब्रेन और हार्ट से रिलेटेड, उसके लिए ब्लड थिनर इन अ वेरी लो डोज, जैसे कि 75 मिलीग्राम पर डे एस्पिरिन, और या क्लोपिडोग्रेल 75 मिलीग्राम्स पर डे, या दोनों, और तीसरी लो डोज वारफरिन 5 मिलीग्राम्स पर डे, वो हम उसको वो ज़रूर देनी चाहिए, क्योंकि उसके बगैर कार्डियक और न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, या डीवीटी वगैरह इस तरह की चीज़ें डेवलप हो सकती हैं, यानी कि जो आपकी नाड़ें हैं उनके अंदर क्लॉटिंग हो सकती है। तो और उसके अलावा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद ये है कि हम चूँकि एक तो ये है कि पॉलीसाइथीमिया बज़ाते खुद एक हाई कंजम्पशन स्टेट है, और दूसरी चीज़ ये है कि हम फ्लेबोटमी कर रहे हैं या वेनोसेक्शन कर रहे हैं, यानी कि बॉडी में से ब्लड निकाल रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि वो बॉडी जो है वो कंडीशनड डेफिशिएंसी में चली जाती है। वो जब डेफिशिएंसी होगी तो उससे फिर दूसरे प्रॉब्लम जैसे माइल्जिया, पट्ठों में दर्द, जोड़ों में दर्द, बुखार की कंडीशन, बेताकती जिसको कहते हैं, इजी फटीकेबिलिटी, वो चीज़ें हो जाएंगी। तो उस सिलसिले में आपको फिर हाई डोज मल्टीविटामिन्स, B12, पायरिडॉक्सिन, फॉलिक एसिड, आयरन स्पेशली, क्योंकि ब्लड लॉस होने से आयरन भी लूज़ होता है बॉडी में से, और कैल्शियम, फास्फोरस, विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन सी, इनकी जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ये आपको ओरली हाई डोज में लेने पड़ते हैं। तो ये करना होता है। और उसके बाद ये है कि फिर अगर इससे भी कंट्रोल में ना हो रहा हो, यानी कि मोर देन 3 टाइम्स अ ईयर आपको ज़रूरत पड़ रही है, तो फिर वेनिसेक्शन की बजाय आपको मेडिकल ट्रीटमेंट की तरफ जाना पड़ता है फॉर रेड सेल्स। उसमें अगर JAK2 पॉजिटिव है तो जकावी के नाम से रक्सोलुटिनब आती है, वो आप शुरू करेंगे 15 मिलीग्राम्स पर डे, और काफ़ी एक्सपेंसिव है, और वो आपको सॉर्ट ऑफ लाइफ लॉन्ग खानी होती है। बाज़ औक़ात उससे भी रिस्पॉन्सेस नहीं आते, हीमोग्लोबिन बढ़ना शुरू हो जाती है। तो उस सूरत में फिर हम पेग इंटरफेरॉन जो है वो 45 यूनिट्स पर वीक के हिसाब से सबक्यूटेनियस हम पेशेंट को देते हैं, और मंथली बेसिस पे उसका CBC के ज़रिए उसकी हीमोग्लोबिन और हेमाटोक्रेट मॉनिटर करते रहते हैं। इतना सारा कुछ जब चल रहा होता है तो दवाइयाँ भी दे रहे होते हैं, और इंटरफेरॉन से खसूसन लिवर की टॉक्सिसिटी हो सकती है, और किडनी की टॉक्सिसिटी हो सकती है, तो और थायराइड की टॉक्सिसिटी हो सकती है। तो उस सूरत में जो थायराइड के हार्मोन्स और जो लिवर के टेस्ट हैं और जो किडनी के टेस्ट हैं उनको वक्तन फ़वक्तन कराते रहना चाहिए। बाज़ का यूँ होता है कि पेशेंट लेबल्ड होता है थैलेसीमिया के साथ, उसका JAK2 बाज़ का पॉजिटिव होता है, बाज़ का नहीं होता, और वो ऑन फ्लेबोटमी होता है। हमारे पास जब वो आता है तो वो यूजुअली साल में 5 से 6 फ्लेबोटमीज करवा रहा होता है, या बाज़ का 1 से 2 करवा रहा होता है। तो उस सूरत में हम जो हमारा जो स्ट्रेटजी होती है वो ये है कि हम उनको सबसे पहले रिप्लेसमेंट थेरेपी देते हैं विद विटामिन्स और मिनरल, जो मैंने अभी पहले बताए हैं। उनकी रिप्लेसमेंट थेरेपी देते हैं 1-2 महीने, कुछ इंजेक्टेबल कुछ ओरल। वो देने के बाद फिर हमारे पास पेशेंट की बेसलाइन आती है कि यानी कि एक्चुअल प्रोलिफरेशन रेट ऑफ रेड सेल्स, क्योंकि जब पेशेंट डेफिशिएंसी में होगा तो वो एक्चुअल उसकी प्रोलिफरेशन नहीं हो रही होगी, यानी कि अगर हम उसको उसी पे रखेंगे तो हो सकता है कि वो डिटोरिएट करता रहे। तो हम उसको जब एक्चुअल उसकी रिप्लेसमेंट आके उसका जो प्रोलिफरेशन पोटेंशियल हमारे सामने आता है तो फिर हम फैसला करते हैं कि ये साल में कितनी दफ़ा इसको फ्लेबोटमी या वेनिसेक्शन की ज़रूरत है। और उसके बाद फिर हम पेशेंट को अगर वो उससे फिर भी बढ़ता है तो फिर हम उसको उसकी मेडिकल मैनेजमेंट जो है उसके ऊपर लेके जाते हैं। जिस पेशेंट्स को ऑलरेडी जो हमारे पास आते हैं 3-4 दफ़ा 5 दफ़ा फ्लेबोटमी की ज़रूरत है, हम उनको डायरेक्टली मेडिकल मैनेजमेंट के ऊपर डाल देते हैं, मेडिकल ट्रीटमेंट जो भी है उसके ऊपर डाल देते हैं। यह थी पॉलीसाइथीमिया के हवाले से।
तो थैंक यू वेरी मच। बाकी जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो इंशाल्लाह फीड में चलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।